महाराष्ट्र की राजनीति से निकली एक आवाज अब राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति में नई बहस छेड़ रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए विपक्षी दलों का एक बार फिर कांग्रेस के झंडे तले जुड़ना जरूरी हो गया है? क्या क्षेत्रीय दलों को लगने लगा है कि अलग अलग लड़कर सत्ता का मुकाबला संभव नहीं है? और क्या शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता की नई पटकथा लिख सकते हैं? इन्हीं सवालों के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले के बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दर्शकों, जानकारी दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत और भविष्य दोनों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने उसी कांग्रेस को विपक्षी राजनीति का सबसे अहम स्तंभ बताते हुए बड़ा संदेश दे दिया है। राउत ने साफ कहा है कि कांग्रेस कोई डूबता हुआ जहाज नहीं है बल्कि उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। उनका मानना है कि कांग्रेस से अलग होकर बनी कई क्षेत्रीय दलों को अब पुराने मतभेद भुलाकर फिर से एक मंच पर आने पर विचार करना चाहिए। तो वही दर्शकों, संजय राउत की अपील सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से भी पहल करने की मांग की। राउत का कहना है कि अगर बीजेपी की राजनीति का मुकाबला करना है तो विपक्षी ताकतों को बिखराव छोड़कर एकजुट होना चाहिए। राउत ने संकेत दिया है कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और अन्य जो कभी कांग्रेस की राजनीतिक धारा का हिस्सा रहे हैं, उन्हें फिर से साथ आने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय दल होने के बावजूद इस प्रयास में कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत की इस सोच को महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से भी बल मिलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक से पहले पटोले ने कहा कि देश के सामने जो राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही दर्शकों, नाना पटोले ने सिर्फ कांग्रेस की भूमिका की बात नहीं की बल्कि क्षेत्रीय दलों के बदलते राजनीतिक रुख की भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी, शरद पवार और कई अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों को अब यह महसूस होने लगा है कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। पटोले के मुताबिक विपक्षी एकता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसके और स्पष्ट संकेत देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बयानों के बीच एक और चर्चा तेजी से राजनीतिक गलियारों में घूम रही है। दर्शकों, चर्चा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच रिश्ते नई दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या एनसीपी शरद पवार गुट को लेकर भी कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग हो सकता है? हालांकि कांग्रेस ने इन अटकलों को फिलहाल खारिज कर दिया है और ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार के विलय का कोई औपचारिक प्रस्ताव या योजना मौजूद नहीं है। लेकिन विपक्षी नेताओं के लगातार आ रहे बयानों ने इस बहस को और तेज जरूर कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, उधर बीजेपी इन सभी दावों को विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता बार बार विपक्ष को नकार रही है और इसी वजह से विपक्षी दल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नए समीकरण तलाश रहे हैं। लेकिन विपक्ष का तर्क बिल्कुल अलग है। विपक्ष दल मानते हैं कि बीजेपी की चुनावी ताकत का मुकाबला करने के लिए व्यापक एकता जरूरी है और इसके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर साझा रणनीति बनानी होगी। ऐसे में दर्शकों, तो क्या विपक्षी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या कांग्रेस एक बार फिर विपक्षी धुरी बनने की ओर बढ़ रही है? क्या ममता बनर्जी, शरद पवार और अन्य क्षेत्रीय दल भविष्य में कांग्रेस के साथ और गहरे तालमेल की राह चुनेंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र से उठी यह राजनीतिक बहस अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास, विरासत और वर्तमान की लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस उपलब्धि के मायने पर सवाल उठा रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
और इसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छूट जाएगा। लेकिन इस राजनीतिक पड़ाव ने नई बहस को जन्म दे दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज पर तीखा हमला बोलते हुए नेहरू और मोदी की तुलना को ही खारिज कर दिया है। तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि भारतीय राजनीति की घड़ी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय लिखने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मुकाम पर खड़े हैं जहां वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाले हैं। बीजेपी इसे लोकतांत्रिक जनादेश की सबसे बड़ी जीत बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लगातार 3 बार जनता का विश्वास जीतकर मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया मानक स्थापित किया है। पार्टी संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल भी है। लेकिन जैसे जैसे जश्न की तैयारी तेज हुई, वैसे वैसे विपक्ष के सवाल भी और तीखे हो गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल को लेकर सीधे चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि पंडित नेहरू से एक दिन ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा, देश को उससे क्या फ़ायदा मिला। नेहरू ने देश को संस्थाएं दी, लोकतंत्र को मजबूत किया, अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि किसी नेता की पहचान उसके पद पर बिताए वर्षों से नहीं बल्कि उसके काम और विरासत से तय होती है। राउत ने दावा किया है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है और देश ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं सुने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया है जिसमें 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर जिम्मेदार पदों से हटने की बात कही गई थी। राउत ने कहा है कि आप कहते थे कि 75 साल के बाद पद छोड़ देंगे, अब क्या हुआ? सिर्फ साल बढ़ने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास काम से बनता है। तो वही दर्शकों, यह विवाद सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं है बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक विरासतों के बीच चल रही वैचारिक लड़ाई का भी है। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत और कई कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में गिना रही है। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, विपक्ष की भूमिका और संवैधानिक मूल्यों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई है। संजय राउत ने नेहरू की विरासत का बचाव करते हुए कहा है कि आधुनिक भारत की नींव रखने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उनके मुताबिक आज देश जिन संस्थाओं, वैज्ञानिक ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खड़ा है उसकी बुनियाद आज़ादी के वर्षों के शुरुआती वर्षों में रखी गई थी। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया है कि समय बीतने के साथ लोग नेताओं को भूल जाते हैं, लेकिन नेहरू, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। हालांकि दर्शकों, बीजेपी इस पूरे हमले को राजनीतिक हताशा करार दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता बार बार चुनाव में अपना फैसला सुना चुकी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। बीजेपी का दावा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामरिक और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रिकॉर्ड कौन तोड़ रहा है, असली सवाल ये है कि इतिहास किस नेता को कैसे याद रखता है, लंबे कार्यकाल के लिए या उसके कामों के लिए। और इसी सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष उपलब्धियों की सूची गिना रहा है जबकि विपक्ष विरासत और लोकतंत्र की कसौटी सामने रख रहा है। तो दर्शकों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस रिकॉर्ड के राजनीतिक अर्थ और ऐतिहासिक महत्व पर बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह बहस और भी गर्म हो सकती है क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक रिकॉर्ड का नहीं बल्कि उस विरासत का है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे बगावत के तूफान की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस में कथित टूट और सांसदों के बगावती तेवरों के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इस मुद्दे की चर्चा सुनाई दी। शिवसेना UBT ने ममता बनर्जी को हार न मानने की सलाह दी है, जबकि बीजेपी पर एक बार फिर राजनीतिक तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं। आखिर TMC में मची हलचल पर विपक्षी दलों का क्या कहना है और इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो सिर्फ 2029 की रणनीति ही चर्चा में नहीं रही
बल्कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठे सियासी भूचाल की भी गूंज सुनाई दी। टीएमसी के सांसदों के टूटने और बागी खेमे की गतिविधियों के बीच शिवसेना यूबीटी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने टीएमसी की मौजूदा स्थिति की तुलना अपनी पार्टी के सबसे कठिन दौर से की है। राउत ने कहा है कि जब शिवसेना में विभाजन हुआ था तब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों हाथों से निकल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। संजय राउत ने कहा है कि जब शिवसेना टूटी थी तब भी हम डरे नहीं थे, हमने हथियार नहीं डाले, जो लोग बचे उन्हीं के साथ लड़ाई लड़ी और आगे बढ़े। संजय राउत ने ममता बनर्जी को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी के पास संगठन को दोबारा खड़ा करने की क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों मौजूद है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि जो बेईमान और गद्दार है उन्हें भूल जाइए, आपके पास फिर से पार्टी को खड़ा करने और लड़ने की ताकत है। हालांकि दर्शकों, टीएमसी में बगावत की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। अलग हुए गुट ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इतना ही नहीं, बागी सांसदों के एक धड़े की मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी हुई, जिसने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। तो वही दर्शकों, उधर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने टीएमसी में मचे सियासी संकट को अवसरवादी राजनीति का परिणाम बताया। उन्होंने कहा है कि सत्ता रहने तक नेता और सांसद पार्टी की तारीफ करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त आते ही सबसे पहले वही लोग किनारा कर देते हैं। आनंद दुबे ने यह भी कहा है कि जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। टीएमसी में जो भगदड़ दिख रही है वो उसी तरह की स्थिति है। आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि देश में कई क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की कोशिशें पहले भी होती रही है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना और एनसीपी इसका उदाहरण है और टीएमसी में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कहीं न कहीं बीजेपी की भूमिका हो सकती है। आनंद दुबे ने कहा है कि बीजेपी सामने दिखाई दे या न दे, लेकिन ऐसी राजनीतिक हवाएं अक्सर दिल्ली से ही चलती है। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में भी भविष्य की रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई। संजय राउत के मुताबिक बैठक में करीब 23 दल शामिल हुए। चर्चा के दौरान गठबंधन के सामने नेतृत्व, समन्वय और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया है कि अगर विपक्ष को 2029 में सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा करना है तो उसे समय रहते ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करना होगा। साथ ही गठबंधन के लिए एक स्थायी कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने और नियमित बैठकों का प्रस्ताव भी रखा गया है। संजय राउत ने बताया कि साल में एक बार मिलने से काम नहीं चलेगा, लगातार संवाद और साझा रणनीति जरूरी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि इंडिया गठबंधन अपनी राजनीतिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित की जाएगी, जहां विपक्षी दल आगे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 2029 की तैयारी में जुटा है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को थाम पाएगी, क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा और क्या टीएमसी की अंदरूनी हलचल राष्ट्रीय राजनीति का नया समीकरण लिखने जा रही है। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मातोश्री से लेकर मंत्रालय तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की आपात बैठक बुला ली है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में फिर किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट सुनाई दे रही है? क्या शिवसेना यूबीटी को एक और झटका लगने वाला है? और क्या विपक्ष की कमजोर होती तस्वीर बीजेपी के लिए नई राजनीतिक ताकत बन रही है? तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति में सन्नाटा कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही लगता है कि हालात सामान्य हैं, कोई नई हलचल पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने की चर्चा शुरू कर देती है। इस बार केंद्र में है शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 14 जून को मातोश्री में अपने सांसदों की आपात बैठक बुला ली है।
जानकारी दें कि इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि अचानक सांसदों को तलब करना पड़ा? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या फिर कोई बड़ा राजनीतिक खतरा ठाकरे खेमे के सामने खड़ा है? दर्शकों, दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे खबरें सामने आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यही वजह है कि इस बैठकों को सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे अपने सांसदों की नब्ज टटोलने चाहते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि पार्टी में वफादारी का स्तर कितना मजबूत है और कहीं 2022 जैसी कोई कहानी तो नहीं लिखी जा रही। दर्शकों, इन अटकलों को हवा और इसलिए भी मिली क्योंकि सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ अहम बैठकों में नजर नहीं आए। अब 14 जून को होने वाली बैठक में उनकी मौजूदगी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अगर सभी सांसद एकजुट दिखाई देते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए राहत की खबर होगी, लेकिन किसी भी तरह की गैर मौजूदगी नए सवाल खड़े कर सकती है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति पहले ही बगावत, टूट और दल बदल के कई अध्याय देख चुकी है। ऐसे में हर छोटी राजनीतिक गतिविधि भी बड़े संकेतों के तौर पर देखी जा रही है। तो वही दर्शकों, इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलकर सियासी बहस को और तेज कर दिया है। फडणवीस ने कांग्रेस को सीधे सीधे डूबता जहाज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और जो नेता अब भी उस पार्टी के साथ है उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी चाहिए। फडणवीस का दावा है कि विपक्षी दल चाहे जितनी एकता की बातें करे, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस अब डूबता जहाज बन चुकी है। विपक्षी दलों का विलय और उनकी आपसी राजनीति भाजपा के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने वाली होंगी। फडणवीस ने यह भी कहा है कि विपक्ष के पास न तो स्पष्ट दिशा बची है और न ही मजबूत संगठन। उनके मुताबिक भाजपा आज मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा और जनसमर्थन के दम पर आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र समेत देश भर में विपक्षी दलों के बीच नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं चल रही है। कोई गठबंधन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपने नेताओं को टूटने से बचाने में जुटा है। यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को मातोश्री बुलाकर एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की कमजोरियों को खुलकर निशाना बना रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। 14 जून की बैठक सिर्फ एक बैठक नहीं होगी बल्कि यह तय करेगी कि उद्धव ठाकरे का कुनबा कितना मजबूत है और पार्टी के भीतर वफादारी की तस्वीर क्या है। वही बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और विपक्ष की हर हलचल को अपने राजनीतिक फायदे के नजरिए से देख रही है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में फिर किसी नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल होंगे या फिर सियासत का खेल कोई नया मोड़ लेने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब अब 14 जून की बैठक के बाद ही सामने आएंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्षी खेमे की धड़कनें बढ़ा दी है। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ विपक्षी एकता की तस्वीर बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत का झंडा बुलंद हो गया है। दावा है कि टीएमसी के 28 में से 19 सांसदों ने अलग रास्ता चुन लिया है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक किला दरकने लगा है? क्या बंगाल में सत्ता की नई पटकथा लिखी जा रही है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, जानकारी दे कि तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी जिसने एक दशक से ज़्यादा समय तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, लेकिन अब उसी पार्टी के भीतर से उठी बगावत की आवाज़ ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 19 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है जिस पर उनके हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है तो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी दें कि सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि इस कथित बागी सूची में पार्टी के कई चर्चित चेहरे भी शामिल बताए जा रहे हैं। कोलकाता साउथ से सांसद सयानी घोष,
आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से यूसुफ पठान, बीरभूम से शताब्दी रॉय और हुगली से रचना बनर्जी जैसे नाम राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहे हैं। तो वही दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में उस वक्त और सनसनी फैल गई जब खबर आई कि सयानी घोष भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंची है। बताया जा रहा है कि उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इससे अटकलों का बाजार गर्म हुआ है। तो वही दर्शकों, उधर दिल्ली में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विपक्षी एकता की रणनीति पर कांग्रेस नेतृत्व के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की, जबकि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से बातचीत की। इन बैठकों के बाद राजनीतिक गलियारों में तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि टीएमसी ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के साथ बातचीत का मकसद केवल विपक्षी एकजुटता को मजबूत करना है, विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दर्शकों, इसी बीच पार्टी के भीतर उठी बगावत ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 19 सांसदों का दावा सही निकलता है तो यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सीधा सवाल भी खड़ा करेगा, क्योंकि जिन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वे पार्टी की पहचान और जनाधार से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो वही इधर बागी सांसदों के दावों पर टीएमसी ने भी जोरदार पलटवार किया। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद ने बागी नेताओं पर तीखे आरोप लगाए। कल्याण बनर्जी ने साफ कहा है कि अगर बागी सांसदों के पास वास्तव में इतना समर्थन है तो वे खुलकर भाजपा में शामिल क्यों नहीं हो जाते। उन्होंने दावा किया कि भाजपा खुद उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने बागी नेताओं पर राजनीतिक नैतिकता की कमी का आरोप लगाया। तो वही दर्शकों, टीएमसी नेताओं का कहना है कि संकट के समय पार्टी छोड़ना कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के विश्वास के साथ धोखा है। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय का उदाहरण देते हुए कहा है कि पार्टी से मतभेद होने पर उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीतिक मर्यादा निभाई थी। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बगावत महज दबाव की राजनीति है या फिर बंगाल में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संगठन को संभाल लेगी या फिर शुभेंदु अधिकारी और भाजपा इस मौके को बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल बंगाल की राजनीति में उठे इस तूफान ने सिर्फ टीएमसी ही नहीं, पूरे विपक्षी गठबंधन की रणनीति को असमंजस में डाल दिया है। आने वाले दिनों में सांसदों का अगला कदम और पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह राजनीतिक भूकंप कितनी दूर तक असर छोड़ने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे सियासी तूफान ने अब राष्ट्रीय राजनीति की गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के संभावित विलय की चर्चाएं तेज है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के भीतर कथित बगावत और सांसदों के रोकने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सवाल ये है कि क्या विपक्षी राजनीति नए समीकरणों की तरफ बढ़ रही है या फिर अंदरूनी असंतोष नई राजनीतिक कहानी लिखने वाला है। दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि देश की राजनीति में इन दिनों सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि विलय और विद्रोह की भी चर्चा है। तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के संभावित एकीकरण को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इस संभावना पर लगातार चर्चाएं हो रही है कि क्या विपक्षी ताकतें खुद को नए सिरे से संगठित करने की तैयारी में हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टियां और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता बनता है, यह उनका आंतरिक मामला है। अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि विलय से उसका राजनीतिक लाभ होगा तो उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है, और अगर फायदा नहीं दिखता तो अलग राह चुनना भी उसका फैसला है। हालांकि दर्शकों, असली सियासी भूचाल टीएमसी के भीतर कथित असंतोष और बगावती रुख को लेकर खड़ा हुआ है। कुछ सांसदों के पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने की खबरों ने बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है।
सौरभ भारद्वाज ने इस पर बेहद टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय राजनीति में एक खतरनाक प्रवृत्ति विकसित हुई है। उनके मुताबिक कोई नेता किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और बाद में लालच, दबाव या किसी अन्य कारण से उसी पार्टी को छोड़ दे तो यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात है। इसके साथ ही भारद्वाज ने कहा है कि पहले ऐसे राजनीतिक कदमों को अवसरवाद माना जाता था, लेकिन अब कुछ लोग इसे राजनीति और चाणक्य नीति का नाम देकर महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन चर्चित पत्रों और राजनीतिक संदेशों पर भी सवाल उठाए जो इन दिनों सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका कहना है कि सामने दिख रही कहानी से कहीं ज्यादा बातें पर्दे के पीछे छिपी हो सकती है। तो वही दर्शकों, इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान भी सुर्खियों में है। महुआ मोइत्रा ने कथित बागियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर नए दल के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। उनके मुताबिक जनादेश व्यक्ति का नहीं बल्कि पार्टी और विचारधारा का भी होता है। तो वही दर्शकों, महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर जब सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारतीय समाज और इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा है कि गद्दारी को कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखा गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में विश्वास और निष्ठा को सर्वोच्च मूल्य माना गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो लोग जनता के भरोसे को तोड़ते हैं वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। उनके बयान ने इस पूरे राजनीतिक विवाद को और अधिक तीखा बना दिया। तो वही दर्शकों, उधर विपक्षी खेमे में जारी बैठकों, संभावित राजनीतिक पुनर्गठन और दलों के बीच बढ़ती बातचीत को लेकर अटकलें जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2029 की लड़ाई को देखते हुए विपक्षी दल अपने समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आंतरिक असंतोष और नेतृत्व की चुनौतियां भी उनके सामने बड़ी परीक्षा बनकर खड़ी है। फिलहाल सवाल कई है, क्या टीएमसी के भीतर उठ रही असहमति महज अफवाह है या बड़े बदलाव का संकेत? क्या विपक्षी दलों का संभावित पुनर्गठन नई राजनीतिक दिशा तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनादेश के बाद दल बदलने की राजनीति पर देश में नई बहस शुरू होने वाली है? इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनकी पार्टी के 20 सांसदों ने कथित तौर पर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई। अगर यह राजनीतिक घटनाक्रम अपने अंजाम तक पहुंचता है तो यह सिर्फ टीएमसी में टूट नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े शक्ति परिवर्तन की शुरुआत साबित हो सकता है। आखिर क्यों ममता के सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्या बंगाल में बीजेपी की रणनीति काम कर रही है? और क्या तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि कभी बंगाल की राजनीति में अजय दिखाई देने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने ही घर में उठे राजनीतिक तूफान से जूझती नजर आ रही है। सूत्रों और सामने आई जानकारियों के मुताबिक टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का चेहरा बनी सांसद काकोली दस्तीदार ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल के बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए उनका और उनके साथियों का राजनीतिक भविष्य एनडीए के साथ ज्यादा सुरक्षित दिखाई देता है। दर्शकों, जानकारी दे कि इस राजनीतिक हलचल की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के कई सांसदों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं मानी जा रही बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में बड़े पुनर्रेखन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में शामिल सांसदों की सूची भी कम चौंकाने वाली नहीं है। इसमें फिल्म अभिनेता और सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव, शताब्दी रॉय, काकोली दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, पार्थो भौमिक, कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती समेत कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं।
तो वही दर्शकों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर सांसदों की यह संख्या 2/3 के आंकड़े को पार कर जाती है तो दल बदल कानून का संकट भी इन सांसदों पर लागू नहीं होगा। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के कम से कम 19 सांसद यदि एक साथ अलग होते हैं तो इसे वैध विभाजन माना जा सकता है। यानी यह केवल कुछ नेताओं की नाराजगी नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक अभियान भी हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, इस बीच टीएमसी के भीतर असंतोष की आवाजें पहले भी उठती रही है। हाल ही में सुखेंदु रॉय ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब बड़ी संख्या में सांसदों के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी के भीतर नाराजगी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा गहरी है। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं के साथ रणनीतिक बैठकों में दिखाई दिए। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इसे महज संयोग नहीं माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन बागी सांसदों की सक्रियता और लगातार हो रही बैठकों ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में क्या ये ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल है? क्या 2029 की तैयारी बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की बड़ी राजनीतिक रणनीति है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बड़े चुनौती दौर से गुजर रही है। तो दर्शकों, बंगाल की राजनीति में जो तस्वीर अब तक अटूट दिखाई देती थी उसमें दरारों के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। अगर यह बगावत संख्या बल में तब्दील होती है तो इसका असर सिर्फ टीएमसी पर नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नज़रें लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे पत्र, बागी सांसदों के अगले कदम और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस वक्त दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी विपक्षी एकता का संदेश देने में जुटी थी, उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के सांसदों का एक बड़ा धड़ा ऐसी राजनीतिक चाल चल रहा था जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। सीक्रेट मीटिंग, स्पीकर को पत्र, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात और फिर केंद्रीय मंत्री के घर रणनीतिक बैठक। क्या टीएमसी में अब सबसे बड़ी टूट होने जा रही है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, कभी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत दीवार माने जाने वाली पार्टी, आज उसी दीवार में दरारें दिखाई देने लगी है। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता का मंच सज रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे टीएमसी के भीतर बगावत की पटकथा लिखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक सुखेंदु रॉय और काकोली दस्तीदार की अगुवाई में पार्टी के 16 सांसदों ने भाजपा नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल थी। हालांकि दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद सांसदों का यह समूह सीधे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचा, जहां बंद कमरे में लंबी रणनीतिक बैठक हुई। इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अलग बैठने की व्यवस्था देने का अनुरोध करते हुए पत्र भेज दिया। संसदीय राजनीति में यह कदम अक्सर किसी बड़े राजनीतिक विभाजन का शुरुआती संकेत माना जाता है। दर्शकों, जानकारी दे कि बागी खेमे में शामिल नाम भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। काकोली दस्तीदार, पार्थ भौमिक, जगदीश बसोनिया, अभिनेता देव, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, असित मल, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल और बापा हलीदार जैसे सांसदों के नाम चर्चा में हैं। यानी टीएमसी के भीतर असंतोष अब कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक संगठित राजनीतिक मोर्चे का रूप लेता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पहले भी 20 सांसदों की एक गुप्त बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के भविष्य, नेतृत्व की शैली और संगठनात्मक हालात पर खुलकर चर्चा हुई है। अब चर्चा इस बात की है कि ये सांसद सामूहिक इस्तीफा देंगे या फिर स्पीकर के सामने शक्ति प्रदर्शन कर अलग राजनीतिक पहचान की मांग करेंगे।
यानी बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगले कुछ दिन सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसे में इस राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय के बयानों ने। बता दें कि इस्तीफे के बाद रॉय ने सीधे पार्टी नेतृत्व पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लंबे दौर ने टीएमसी को जमीन से काट दिया है। नेताओं और मंत्रियों तक आम कार्यकर्ताओं की पहुंच खत्म हो गई है। रॉय ने आरोप लगाया कि जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों संघर्ष कर संगठन खड़ा किया उन्हें किनारा कर दिया गया और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्होंने सत्ता का इस्तेमाल निजी लाभ और कथित भ्रष्टाचार के लिए किया। रॉय का दावा है कि बंगाल की जनता ने बदलाव का संकेत पहले ही दे दिया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जनादेश का सही विश्लेषण नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि संगठन के भीतर असंतोष धीरे धीरे विस्फोटक रूप लेता गया और अब वही असंतोष खुली बगावत के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, सिर्फ सांसद ही नहीं, विधानसभा में भी तस्वीर बदल चुकी है। इससे पहले 58 विधायक टीएमसी से अलग होकर नया समूह बना चुके हैं। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को समर्पण पत्र सौंपकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान दर्ज करा दी है। बंगाल विधानसभा में कभी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस अब संख्या बल के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सांसदों की यह बगावत भी निर्णायक रूप लेती है तो यह ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, बंगाल की राजनीति में जो घटनाक्रम तेजी से सामने आ रहा है वह केवल दल बदल की कहानी नहीं है। यह सत्ता, संगठन और नेतृत्व के भीतर बढ़ते असंतोष की उस लड़ाई का संकेत है जो अब सार्वजनिक मंच पर दिखाई देने लगी है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल पाएगी या फिर तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ यह राजनीतिक भूकंप पार्टी की नींव को हिला देगा। आने वाले दिन बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले साबित हो सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना।